नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। सीजेपी का विरोध प्रदर्शन, उसके बाद अभी जो आने वाला प्रदर्शन है E20 का, वो ये सब हम देख रहे हैं और लगातार 2014 से देख रहे हैं। और हम हमेशा कहते आ रहे हैं, मतलब भारत सरकार, हमारे गृह मंत्री जी कहते आ रहे हैं कि भारत के अंदर जितने भी घुसपैठिया हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, जो हमारे देश में रहकर हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। बाद में हमने देखा कि किस तरह से ये अलग अलग आंदोलन हमारे लिए खतरे बनते गए। और हमने सभी ने सुना है कि हमारे जो बिपिन रावत जी है वो हमेशा कहते थे कि भारत 2.5 फ्रंट पे लड़ रहा है। अभी ये 2.5 जो है वो 3.5 हो गया, हम सब जानते हैं। जैसे बांग्लादेश भी अभी उसमें शामिल हो गया, चाइना पाकिस्तान पहले थे, लेकिन अब ये जो 0.5 है, ये 0.5 भी बढ़ता हुआ दिखता है। तो जब भारत ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऐसा कहता है, जब भारत की सेना दुश्मन को सबक सिखा सकती है, लेकिन जो हमारे अंदर बैठकर भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे लगातार, जो एक अभी समस्या बन चुकी है, भारत सरकार को क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा के लिए हमारे बहुत ही चहेते विशेष मेहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर हमारे बीच उपस्थित है, फिर से एक बार अपने सारे विचार लेकर। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद वर्षा जी, आपका और आपके सभी दर्शक। सर, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, और हाल ही में जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, ये देखते हुए सर, भारत सरकार और हमारे गृह मंत्री जी जरूर इसके ऊपर सोच रहे होंगे कि अब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन सर, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो आपने 0.5% बताया, ये बाकी के 3 से ज्यादा खतरनाक, यस। क्योंकि ये जो है ये हमारे अंदर है और हमें दिखने, ये अपॉर्चुनिटी देखकर ये अपॉर्चुनिटी देखकर हावी होने का प्रयास है। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे आपको याद होगा काफी समय हो गया, एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसका जो मुख्य उपयोग ये जो था संदिग्ध, या वही जो था वो भाग भी गया, क्या हो गया पता नहीं। बिहार का एक गांव है पुरुलिया। हाँ। पुरुलिया में एक प्लेन कराची से उड़कर आया, लखनऊ से शायद उसने फ्यूल भी लिया, और पुरुलिया में वो हथियार फेंक कर भाग गया। हाँ, वो अब सोचिए, वो पूरी भारत की सीमा पे, भारत की वायु सीमा में वो चलता रहा, फेंक कर चला गया। अब फेंका होगा तो उतने ऊपर नहीं होगा, उसने टारगेट सेट किया होगा, वहां पर ही उसने हथियार डाले, उड़ के चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद वही प्लेन वहां पर आया भी, वही प्लेन। तो ये आज से नहीं हो रहा। अगर आप सोचिए, यहाँ पर ये जो विषय है, आपने जो 0.5 की बात की है, तो ये 0.5 के बगैर तो ये संभव ही नहीं था। बिल्कुल। पुरुलिया में किस जगह पर हथियार फेंकना है, वो अंदर के ही तो किसी ने बताया होगा। और ये बता दूं कि वो ये समय था जब नक्सलवाद, माओवाद अपने आरंभिक दौर में, जब बढ़ रहा था। पुरुलिया और बिहार उस समय जंगल राज का एक बहुत बड़ा उदाहरण बना हुआ, जहां पर हर जगह पे एक अनोखी सेना हुआ करती थी। कहीं रणवीर सेना थी, कहीं मल्ला सेना थी, कहाँ जातियों के आधार पर सेनाएं बनी हुई थी। इस प्रकार से बिहार की स्थिति थी, और वहां पर इस प्रकार से हथियार फेंके गए। यस। ये जो पूरी बातें हैं, तो ये 0.5 जो है, इसको, ये सबसे पहला 0.5 जो था, उसको तो 31 मार्च, उसका जो सबसे बड़ा सरगना हुआ करता था, जिसको हमें नश्यत करना चाहिए था, वो था माओवाद और नक्सलिज्म। नक्सलवाद पर पूरी तरीके से अभी नकल कसी हुई। हाँ। इसके बाद वाला जो है, कि जहां से जो लोग आते थे वहां पर, जो
मतलब जो हथियार चलाते हैं वो लोग जो थे उनको या तो मेन स्ट्रीम में ला दिया गया है, उनको सामान्य नागरिक बना दिया गया है, या फिर जो नहीं माने उनको दूसरे जन्म के लिए फिर भेज दिया गया कि आप आइए दूसरा जन्म लीजिए और राष्ट्रवादी। तो ये हुआ। अब जो है वो ये है कि जो पैसा आता है हथियार के लिए, जिसने हथियार डाले थे उस समय की बात कर रहा हूँ, और आज जो हथियार बेच रहा है तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो पैसे देने वाली जो बात है, तो पैसे आते कहाँ हैं? ये 0.5 जो है उसमें दो पहलू। एक जो है वो भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको कैसे हथियारों के जरिए डिस्टेबलाइज किया। जैसे आप देखिए कि दिल्ली पुलिस ने जब फेस रिकॉग्निशन से और इस तरीके से जब दिल्ली में जो चलो संसद का जो नारा लेकर जो लोग निकले, उनको जब आइडेंटिफाई करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग ऐसे निकले हैं जो हत्या के आरोपी हैं, जिनके ऊपर 100 से ज्यादा आरोप ऑलरेडी लगे हुए हैं। यानी ये जो लोग हैं उनको कहां से वहां पर जाने के लिए कहा गया, क्योंकि ऐसे ही तो आए नहीं होंगे, किसी ने तो इनको मोटिवेट किया। वो कौन है? तो ये इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सरकार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो लोग हैं, जो ये जो आपने 0.5 वाला जो पोर्शन है, इसमें एक ये लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते। दूसरा मतलब कुल मिलाकर वैसे देखने जाए तो ये 3 फ्रंट है। एक ये है जो अंदर है लेकिन वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसका इलाज करना पड़ेगा, वो बाद में बताता हूँ। दूसरा जो है वो दूसरा फ्रंट जो है वो है कन्वर्जन। भारत को, किसी भी देश को, ईस्ट तिमोर देख लीजिए, अभी अभी रिसेंटली ही वो देश से अलग देश बन गया। क्या होता है, उसको करना कैसे होता है? तो उसको करना है आपको डेमोग्राफी जो है उसकी, जनसांख्यिकी जो है उसको बदलिए। भारत इसका भुक्तभोगी। 3 टुकड़े, पहले 2 हुए, फिर हमने एक तीसरा बनाया क्योंकि वो एक नासुर बनता जाए। तो भारत ने जनसांख्यिकी की वजह से अपने आप को टूटते हुए देखा है। एक बार नहीं देखा, बार बार देखा है। अफगानिस्तान अलग हुआ या बर्मा ले लीजिए, फिर अंत में जो टूटा है वो पाकिस्तान, धर्म के आधार पर हुआ, रिलीजियन के आधार पर। मैं धर्म नहीं कहूंगा, रिलीजियन कहूंगा। तो आज इन लोगों पर नकेल कसना आवश्यक है, जो जनसांख्यिकी को बदलने का प्रयास करते। इसमें जो तीसरा पहलू है वो अर्बन नक्सल, जो इन दोनों व्यक्तियों को, जो जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश करता है और जो पैसे के लिए उनके लिए काम करता है, उनको शह देते, उनको ये कवर फायर देते, ये सफेद पोश, ये अपने मुंह के ऊपर एक अच्छे लोगों का वो देशभक्त होने का भी दिखावा कर सकते, वो देश हितैषी है ऐसा दिखावा भी करते हैं। परंतु ये तीसरा पहलू जो है, ये 3 बातें जो हैं इनको एड्रेस करना आवश्यक है। पहला जो है, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरा, जो पंथांतरण करने के लिए जो प्रयास करते हैं, यानी जनसांख्यिकी बदलने का प्रयास करते हैं। और तीसरा जो है ये अर्बन नक्सल। ये 3 के ऊपर नकेल कसनी आवश्यक। ये जैसे आपने बताया है 3 के ऊपर नकल कसनी आवश्यक है, तो उसमें सर पहला तो ये है कि हमने नक्सल को लगभग खत्म कर दिया है। अब बात है अर्बन नक्सल की, तो काफी सारे बुद्धिजीवी लोग जो है हमेशा सोचते रहते हैं कि ये सरकार जो है वो डिक्टेटरशिप की सरकार है। वो लोग भी कार्यरत है जब से 2014 से सरकार बदली है। और तीसरी बात आपने कन्वर्जन की जो उठाई है, और जो अभी अमेंडमेंट बिल आया है FCRA उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। तो इसका कारण तो यही है जो आपने कहा है। लेकिन सर बात ये है कि जब हम ये जो बातें आपने ये जो 3 पॉइंट्स मुख्य बताए, तो हमको कितने साल लग गए सर नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए? आज हम बात करते हैं और अभी मार्च महीने में भी गृह मंत्री जी ने कहा, डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम है अर्बन नक्सलियों की।
और प्रॉब्लम है जो कन्वर्जन की बात है, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश हम कर रहे हैं, जो नया बिल आ रहा है। लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड लोग हैं, सीजेपी के आंदोलन में भी देखा है हमने कैसे ये लोग आए थे, इसको कैसे सर ये कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, दो ये मैं तीसरा जो पहलू है उसके ऊपर पहले आता हूँ। ये जो पैसे के लिए कुछ भी कर, तो ये ज्यादातर लोग जो हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं या सफेद राइट। पोश क्रिमिनल है। जो ये एक एक और जो समस्या है उससे हम जूझ रहे हैं वो है नार्को टेररिज्म। ये या उसका भी एक हिस्सा है ये लोग। राइट। तो इन लोगों के लिए एक कड़े कानून हो, कड़े कानून के साथ साथ एक टाइम फ्रेम में उस कानून के तहत उनको दंड मिले, और दंड मिलने के बाद जब वो अपने दंड की अवधि पूरी करके जब सामान्य लोगों के बीच में आते हैं, तब एक समय सीमा तक, निर्धारित समय सीमा तक, वैसे ऐसा होता है, पुलिस ये करती ही है, परंतु कुछ ज्यादा ही उन पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। ये किन को मिलते हैं, कौन इनको मिलते हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, क्या चीज इनके इनके पास जो सोर्सेस हैं और रिसोर्सेस हैं वो कहाँ से आते हैं, ये करने की आवश्यकता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस विषय में गृह मंत्री जिस प्रकार से सोचते हैं वो सही कदम होते हैं। दूसरा आपने बताया कन्वर्जन। कन्वर्जन तब भी हो सकता है, दो बातें हैं कन्वर्जन में, एक पैसे से करवाया जाता है, दूसरा हमारी जो कमजोरियां हैं हिंदू की, उन कमजोरियों को भुनाया जाता है। पहला, हमारी जातिगत रिफ्ट, जो जातिगत भेद जो है, हमने अब ये समझना आवश्यक होगा कि अनेक देश ईसाई के लिए बने। अगर व्यक्ति ईसाई बन गया तो उसको शरण देने के लिए अनेक देश बने। 50 से ज्यादा देश हैं अगर वो इस्लाम का अनुसरण करने लग गए। हिंदू अगर हैं तो उसके लिए ये एक ही देश, एक ही भूमि बची है जहां पर वो रह सकता। तो यस। अब हमें ये सोचना आवश्यक हो गया है कि क्या हमें और भी आगे इस विषय को लेकर जाना है, या हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत करके हमें इस विषय को, ये जातिगत भेद को और जातिगत अन्याय को मिटाना है। यस सर। ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि राइट। देखिए ये एक केरला से कुछ बिशप्स आए थे, वो गृह मंत्री से, और उनको भी मिले थे कि जो लोग, जो एससी एसटी लोग ईसाई बन जाते हैं, उनको भी एससी एसटी का लाभ मिलना चाहिए। तो ये हमारे उन हिंदू भाइयों का जो संवैधानिक अधिकार है उस पर, उसमें हिस्सा मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अब तक उनको हमसे थोड़ा बहुत दूर रखा। हमने ये सोचना पड़ेगा और गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। कन्वर्जन को केवल कन्वर्जन की तरह नहीं देखना होगा, हमें रूट कॉज पकड़ना, कन्वर्जन यस। के कारण। राइट। लव जिहाद को छोड़ दीजिए, लव जिहाद जो है उसके ऊपर अब कानून बन रहा है, लैंड राइट। जिहाद जो है उसके लिए कानून बन, परंतु ये जो कन्वर्जन हो रहा है, जब व्यक्ति कोई बोलता है कि नहीं, मुझे आपका धर्म में मुझे मनुष्य ही नहीं गिना जा रहा है और इस वजह से मुझे यहाँ जाना है, इसको वापस लाना मुश्किल हो जाए। और अगर ये रास्ता खुल गया, अंबेडकर ने भी ये कहा था कि जब आप ये बनते हो तो आप राष्ट्रांतरित हो, यस तो सर। देश के मुख्य धारा में लाकर इनके साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। ये है। दूसरा, अगर ये कन्वर्जन होता है तो इसके लिए पैसे भी तो दिए जाते हैं, लालच दी जाती है। स्वाभाविक पैसे दिए जाते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट भरे पड़े हैं, आपको मिल जाएंगे, जहां पर जाति के आधार पर धर्मांतरित होने के लिए कितने पैसे दिए देने हैं, इसके रेट से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पैसे आते कहां से, ये ढूंढना पड़ेगा। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, ये पैसे जहां से आते हैं उस रास्ते को बंद करने के लिए एफसीआरए बिल, उसको सुधारने का जो बिल है वो संसद में लाया जा रहा है। ये आवश्यक है, यस। क्योंकि व्यक्ति
मुझे याद है, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि जब भी ये बात आती है तब एक महापुरुष का नाम सदैव आगे रखा जाए, और वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब अपने आप अपने मत को बदला, जब उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि किया, तब उन्होंने भारत भूमि में पैदा हुए उस पंथ का अनुसरण करना पसंद किया। और जब वो मतांतरित हुए, ये दस्तावेज मिलेंगे आपको डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस में मिलेंगे, आपको धनंजय कीर की बायोग्राफी में मिलेगा। जब वो ये बोल रहे थे तब उनका गला भर आया। धनंजय कीर और कई सारे लोग ऐसा लिख रहे हैं कि जब एक बच्चा अपनी माँ को छोड़ता है, तब उस बच्चे का जो भाव होता है, वो भाव शायद अम्बेडकर के अंदर था। तो ये जो भाव है, जब कोई छोड़ता है तो ये भाव उसमें रहता ही रहता है। परंतु जब पैसे की बात आती है, तब व्यक्ति बहुत सारी बातें सोचता है। तो पैसे जो हैं, जब ये आर्थिक बात आती है, तो उस रास्ते को बंद करना पड़ता है। इसको बंद करना आवश्यक है। FCRA बिला। अर्बन नक्सल की अगर हम बात करें, अर्बन नक्सल की जो बातें हैं, अर्बन नक्सल को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अर्बन नक्सल की जो बात है वो आपके मस्तिष्क में नहीं जाती। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, अर्बन नक्सल जब बोलेगा तब वो आपको भावनात्मक रूप से अपनी तरफ खींचता है। अर्बन नक्सल की बात आप देखिएगा, वो कभी भी दस्तावेज के साथ बात नहीं करता, संदर्भ के साथ बात नहीं करेगा। वो भावनात्मक रूप से आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता। तो भारत के उन लोगों को जब भी ऐसी बातें आती हैं, जब आप अगर भावनात्मक रूप से आक्रोशित हो जाते हो, या वो आपको भावनात्मक रूप से आपको खींचता है, तो तुरंत ही आपको लगाम अपने आप पर रखनी पड़ेगी कि आप कहीं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में बह तो नहीं रहे। आपको तुरंत ही इस बात को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। हम सोशल मीडिया के उस ज्ञान के विस्फोट के समय में जी रहे हैं। गूगल पे बहुत सारा दस्तावेजीकरण पड़ा हुआ है। हमको उसकी बातों को, संदर्भ को, उनकी भावनात्मक बातों को तथ्यात्मक रूप से चेक करना पड़ेगा। हमें अपने आप को तथ्यात्मक रूप से करेक्ट करना पड़ेगा। जब हम उसके सामने जाते हैं, अब हम उनको, उस अर्बन नक्सल को जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब हमें उसके सामने संदर्भ रखने पड़ेंगे। और उससे भी आगे मैं कहूं, हमें संदर्भ मांगने पड़ेंगे। रखेंगे तो हम बाद में, पहले मांगना पड़ेगा। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं। अर्बन नक्सल जो है वो छद्म रूप से ये वामपंथ का एक स्वरूप है। ये आपको प्रश्न पूछेगा, ये उत्तर नहीं देगा, ये हमें समझना पड़ेगा। जब हम अर्बन नक्सल को प्रश्न पूछते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में, मन में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि ये उत्तर देगा नहीं, ये उत्तर कभी भी नहीं देगा। ये आप लिख कर रखिए, ये प्रतिप्रश्न करेगा। ये सर दूसरी बात मैं आपको ये बताना और बात मैं कह दूं, ये प्रतिप्रश्न जब करेगा, ये जो का प्रोटेस्ट हुआ, एक बात मैं आपको आवश्यक, हम सब जानते हैं कि लोग काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ। तो सर अभी जब बात हो रही है कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी की, एक उदाहरण यहाँ पर हम CJP का लेते हैं कि जो लोग यहाँ पर, जो 0.5 लोग हैं जो भारत के विरोध में हैं, उनको कैसे खिलौना बनाया जाता है, हम सब जानते हैं सर। जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ, जो मैंने कहीं ये पढ़ा, शायद मैंने आपको ये लिंक भी भेजी थी, कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ CJP का, उसके पहले US एम्बेसी ने एक अलर्ट जारी किया था 17 जुलाई को 4 के लिए। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं जाना है। कौन से प्लेसेस? जंतर मंतर, पार्लियामेंट हाउस, किसान घाट, ये। और फिर ये कैसे इनको पता चला कि यहाँ नहीं जाना चाहिए? क्यों ऐसे एडवाइजरी इन्होंने पहले दी? ये बात है।
और सर फिर दूसरी क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। 2019 में एंटी सीए राइट्स हुए, 20 में दिल्ली राइट्स हुए, 21 में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, 23 में रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ, 24 में मणिपुर वायलेंस और 26 में अभी सीजेपी प्रोटेस्ट ये हो रहा है। तो ये कोई इंसिडेंट नहीं है सर, ये बिल्कुल प्लान किया हुआ है। और भारत के खिलाफ ही क्यों सर? क्योंकि 2-3 चीजें यहाँ पर उसमें लिखी हुई है। स्पेस में हम बहुत काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है, फिर सेमीकंडक्टर्स और फिर डिफेंस, जो ये डीप स्टेट हो या फिर यूएस हो, इनको पसंद नहीं है। तो ये जो सैबोटेज कर रहे हैं हमारी ही लोगों को यूज करके, ये लोगों को कैसे सर, इतिहास में भी ऐसा ही हुआ है। मुझे याद है वाजपेयी जी ने कहा था एक बार कि हम दूसरों से नहीं हारे, हम अपनों से ही हारे, क्योंकि अपने ही लोग हमारे ईमानदार नहीं थे। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 17 जुलाई को एडवाइजरी अगर आई तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फेलियर सरकार का भी देखना पड़ेगा। हम सरकार को इस बात को अलर्ट रूप से सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर ये चूक हो गई। यस, आपने जो कहा ये बिल्कुल सही। इनको सक्षम, सशक्त और विकसित भारत नहीं चाहिए। इसका एक कारण मैं आपको बताऊं। भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, मैं सीमा की बात करूं, हम सबसे बड़े समुद्री सीमाओं से सटे हुए हैं। यस, श्रीलंका से हमें कोई खतरा नहीं। राइट, हमें जो खतरा जो है वो हमारी जमीनी सीमाओं से है, यस, बांग्लादेश से है, चीन से है, पाकिस्तान से। और इसके लिए आपको शस्त्रों की आवश्यकता है। जो शस्त्र लॉबी है वो नहीं चाहती कि भारत स्वयं शस्त्र अपने बनाए। बिल्कुल, और भारत कहाँ से लेता था शस्त्र? भारत के पास कहाँ से आते थे? ज्यादातर बिल्कुल, हमारे शस्त्र, करीब करीब 70-80% शस्त्र जो थे वो रशिया से आते थे एक समय। अभी हमने 14 के बाद पूरा डाइवर्सिफाइड हो कि हम बिल्कुल, फ्रांस से भी लेते हैं, हम स्वीडन से भी लेते हैं, हम अमेरिका से भी लेते हैं, हम रशिया से भी लेते हैं शस्त्र। तो ये जो बातें हैं ये इनको ये चाहते हैं कि आप डाइवर्सिफिकेशन न करें। एक बात है। यस, दूसरा, राइट, स्पेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में उनको अपना एकाधिकार चाहिए। भारत, आपको याद होगा, उनकी हॉलीवुड की एक मूवी से भी कम बजट में हम मंगलयान, चंद्रयान मंगलयान कर देते। बिल्कुल, यस तो सर, ये समस्या उनको है। उनका बिजनेस जो है, अगर उनका बिजनेस चला गया तो उनके बिजनेसमैन करेंगे क्या? ये बात। तीसरी जो आपने बात बताई, सीमा की बात है, शस्त्र लॉबी जो है, बिजनेसमैन है। तीसरी जो बड़ी बात है वो है 140 करोड़ का बाजार। ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि उनके लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखिए, करीब 3-4 नाम लेता हूं मैं, ज्यादातर इनके नाम नहीं लेता, परंतु ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, डायना हिडन, और भी एक हमारी ये विश्व सुंदरी और ब्रह्मांड सुंदरी बने। उसके बाद भारत में सुंदरता बंद हो गई, कोई महिला सुंदर नहीं है, नहीं हो रहा। क्यों हुआ? क्योंकि यस, उसके बाद आप देखिए, ये 3-4 वर्ष जो चले उसके बाद भारत में जो अमेरिका और यूरोप बेस्ड कॉस्मेटिक बाजार था, कॉस्मेटिक कंपनियां थी, उनका बाजार कितना बढ़ा। तो उनके लिए भारत केवल और केवल सक्षम नहीं, उनके लिए उनको ये बाजार चाहिए, देश नहीं चाहिए। और इस सबसे बड़ी बात जो है, 140 करोड़ में 100 से ज्यादा लोग, 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग ना ईसाई हैं ना इस्लाम को मानते। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। यस, इनको भारत या तो इस्लामिक भारत चाहिए या ईसाई भारत चाहिए, इनको हिंदू भारत नहीं चाहिए।
बढ़ता हुआ हिंदू भारत इनकी आंख में खटकता है। इनको ये अगर मैं कहूं कि स्पेस पावर बना हुआ भारत उतना नहीं खटकेगा, इनको शस्त्र सज्जित भारत उतना नहीं खटकेगा जितना इनको शस्त्र सज्जित स्पेस पावर बना हुआ हिंदू भारत खटकेगा। इनको हिंदू भारत नहीं चाहिए। अब एक और बात कहता हूं, ये प्रायोजित हो क्यों रहा है? भारत में जहां से एक विकास की राजनीति करने वाले व्यक्ति और 140 हमारे पास 80 करोड़ समस्याएं हैं। 80 करोड़ जब लोग रहते थे भारत में, भारत की आबादी थी, तब ये कहने वाले लोग थे, नेता थे कि हमारे देश में 80 करोड़ समस्याएं हैं। और आज एक ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है जो कहता है भारत 140 करोड़ की आबादी भारत की शक्ति है। कभी ये समस्याएं हुआ करती थी, आज ये शक्ति। तो ये सोच में जो बदलाव है, इनको ये बदलाव नहीं चाहिए। अब ये बदलाव आया कहां से? ये बदलाव आया है गुजरात से। ये व्यक्ति आया है गुजरात से। 2027 में गुजरात में चुनाव। ये व्यक्ति को सबसे ज्यादा सीटें कहां से मिलती? सवाल है मेरा कि हमारा जो इंटेलिजेंस है, एजेंसियां है, ये, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी बॉर्डर्स सुरक्षित हाथों में है। हमारे सेना हो, नेवी हो या फिर हमारी एयरफोर्स हो, लेकिन जो हमारी इंटरनल इंटेलिजेंस इनपुट चाहिए, उसके ऊपर अब ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से लगातार भारत में खतरे बढ़ रहे हैं। हो सकता है, और हम ये भी मानते हैं कि सरकार इस बारे में काम कर रही होगी। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी चीफ है अजीत डोभाल जी, वो इतनी उम्र होने के बाद भी कितना काम कर रहे हैं ये हम सब जानते हैं। तो सर, ये एक जो हम सोच रहे हैं कि इंटेलिजेंस अंदर के लिए ये अब काम करना, ज्यादा काम करना, ताकि हम इस तरह से कोई भी खतरे से जल्दी निपट सके। इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे बड़ा दायित्व जो है वो आपका और मेरा है, यानी नागरिक का है। भारत के जागरूक नागरिक को जब भी ये पता चलता है कि कुछ संदिग्ध बातें हो रही हैं, उसने तुरंत उचित जगह पर ये बात पहुंचानी चाहिए। ये मेरा दायित्व है। ये जो हम लोग गुजराती में कहते हैं, एक अच्छा शब्द है, मारे शू, मतलब मुझे क्या। एक सावरकर जी की पुस्तक है मोपला कांड, उससे मुझे क्या, ये सबको पढ़नी चाहिए। मैं सब मानता हूँ, प्रत्येक ने पढ़नी चाहिए। तो और ये जो एक बात और मैं कहनी थी, 27 में उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन। तो ये विकास की राजनीति जहां से निकली है ये, और जहां से सबसे ज्यादा समर्थन है, ये दोनों जगह पर 1 वर्ष के पश्चात इलेक्शन। राइट, यस सर, वंस अगेन हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आप